कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया। उन्होंने नौकरी, घर, कृषि, रक्षा, व्यापार और क्रिप्टो करेंसी सहित कई क्षेत्रों के लिए बड़े ऐलान किए। उन्होंने इस बजट को अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट बताया है। 2019 में वित्त मंत्री का पद संभालने के बाद सीतारमण ने चौथी बार बजट पेश किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। ये बजट ऐसे समय में पेश किया गया है जब लंबे समय तक कोरोना वायरस महामारी के चलते आम आदमी पर जमकर मार पड़ी है। कोरोना वायरस महामारी के चलते बहुत से लोगों की इनकम घटी है तो कारोबार पर भी जमकर असर पड़ा है। खासतौर पर ये छोटे कारोबारियों को जमकर नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में ये बजट कई मायने में महत्वपूर्ण है। इस बार के बजट में मिडिल क्लास को मायूसी हुई है। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स स्लैब पर कोई नई घोषणा नहीं की। इस वजह से इस बार भी आयकर में कोई छूट नहीं मिली है। वहीं कॉरपोरेट को राहत दी गई है। कॉरपोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया गया है। वित्त मंत्री ने आज अपने बजट भाषण में ऐलान किया कि वित्त वर्ष 2022-2023 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल करेंसी की शुरुआत करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2030 तक सौर क्षमता के 280 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के 14% का अंश देती है। हालांकि राज्य सरकार के कर्मचारी के वेतन का अधिकतम 10% हिस्सा ही पेंशन खाते में जाता है। अब राज्य सरकार के कर्मचारियों का भी एनपीएस में 14% अंश अब तक कटौती के दायरे में आएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पॉलिश किए गए हीरे रत्नों पर सीमा शुल्क घटाकर 5% किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा रिकॉर्ड 1,40,986 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह जनवरी में मिला। ये जीएसटी शुरू होने से लेकर अब तक का सबसे ज्यादा जीएसटी संग्रह है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब टैक्स के दायरे में आएंगी क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आमदनी पर 30% का टैक्स देना होगा। वर्चुअल डिजिटल एसेट से होने वाली आमदनी पर 30% टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क को स्वदेशी तकनीक कवच के तहत लाया जाएगा। देश में शिक्षा प्रदान करने के लिए एक डिजिटल यूनिवर्सिटी के गठन का प्रस्ताव रखते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इसका निर्माण हब एंड स्पोक मॉडल के आधार पर किया जाएगा। डिफेंस सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान हुआ है। डिफेंस सेक्टर में कैंपस में 68% हिस्सा भारतीय कंपनियों के लिए सुरक्षित होगा। पीएम ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनलों तक विस्तृत किया जाएगा। सभी राज्यों को इससे क्लास 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा देने में मदद मिलेगी। राज्यों को कृषि विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम संशोधित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि 5G के लिए 2022 में स्पेक्ट्रम ऑक्शन किया जाएगा। गति शक्ति योजना के तहत वित्त मंत्री ने रेलवे के लिए भी ऐलान किए हैं। अगले 3 सालों में नई पीढ़ी की 100 वंदे भारत ट्रेनें विकसित की जाएगी। वहीं इस दौरान 100 नए कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इस योजना के तहत 80 लाख नए मकान बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर के विकास के लिए इस बजट में 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वित्त मंत्री का कहना है कि पीएलआई स्कीम को अच्छी सफलता मिली है। इससे अगले 5 साल में 60 लाख नई नौकरियां पैदा होने की संभावना है। इसके अलावा 30 लाख करोड़ के अतिरिक्त प्रोडक्शन की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने कहा है 100 गति शक्ति टर्मिनल बनाए जाएंगे। इसके अलावा हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। हर साल 25,000 किलोमीटर हाईवे बनाने का लक्ष्य है। इसके अलावा समावेशी विकास बजट में सरकार की प्राथमिकता होगी। देश में उत्पादकता बढ़ाना लक्ष्य होगा। वहीं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन पर निवेश बढ़ेगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि ये बजट सिर्फ 1 या 2 साल के लिए रोड मैप नहीं तैयार करेगा, बल्कि इसमें अगले 25 साल के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। इस बजट से देश के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। बजट में शिक्षा, कृषि, रोजगार और देश के सर्वांगीण विकास से संबंधित कई बड़े ऐलान किए गए हैं। बजट में किसानों और बेरोजगारों के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं देने का आरोप विधायक अमोल मिटकरी ने लगाया है। उन्होंने कहा कि बजट में किसानों और बेरोजगारों के साथ धोखाधड़ी हुई है। देशाच्या अर्थसंकल्पाच्या आतापर्यंतच्या इतिहासामधला केंद्र सरकार जे धनदांडग्यांचं सरकार आहे त्यातला अत्यंत फसवा अर्थसंकल्प आज केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सादर केला आहे। या अर्थसंकल्पामध्ये शेतकऱ्यांसाठी जो सर्वसामान्य शेतकरी आहे, जगाचा पोशिंदा आहे, त्या शेतकऱ्यांसाठी, सर्वसामान्यांसाठी कुठलीही ठोस तरतूद केलेली नाही। केंद्राचं सरकार धनदांडग्यांचं असल्यामुळं सर्वसामान्य लोकांच्या तोंडाला पाने पुसणारा हा अर्थसंकल्प आहे। इतकंच नाही तर बेरोजगारी आणि महागाईने दबलेल्या या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांसाठी काहीच नाही। आयकर रचनेत सुद्धा कुठलाही फेरबदल नाही, मध्यमवर्गीयांना कुठलाही दिलासा नाही। यावरून हे सिद्ध होतं मोदी सरकार हे अदानी आणि अंबानीला खुश करणारं सरकार आहे। हा अर्थसंकल्प अंबानी आणि अदानी आणि संबंधित भांडवलदारांना खुश करणारा फसवा अर्थसंकल्प आहे, ज्यांनी सर्वसामान्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचं पाप केलं आहे। वित्त बजट से कई अहम घोषणाएं की गई हैं। हालांकि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे कर्मचारियों में मायूसी है। इस बजट पर विपक्षी कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के राज्य सचिव रामविजय बुरुंगले ने कहा कि वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी ने वेतनभोगी और मध्यम वर्गों को किसी भी तरह की मदद की घोषणा नहीं करके निराश किया गया है। आज केंद्र सरकारने जो अर्थसंकल्प सादर केला तो देशविरोधी अर्थसंकल्प आहे। देशातील जनता जनार्दनाला यापासून कुठलाही लाभ होणार नाही। फक्त डोळ्यासमोर निवडणुका ठेवून सादर केलेला अर्थसंकल्प आहे। देशातील जनतेपेक्षा यांचा पक्षाची यांना खूप काळजी आहे। हा अर्थसंकल्प सर्वार्थानं सर्वांना या ठिकाणी दुर्लक्षित करण्यात आलेला आहे। शेतकरी असतील, शेतमजूर असतील, विद्यार्थी असतील, सर्वांना या ठिकाणी दुर्लक्षित करण्यात आलेला आहे। आरोग्य विषयक या अर्थसंकल्पात काही दिलेलं नाही। नमस्कार, माझं नाव शशिकांत पुणकर, राहणार येऊलखेड। हा जो शेतकऱ्यासाठी अर्थसंकल्प झाला, याच्यामध्ये जो नदीजोड प्रकल्प आहे नर्मदा आणि तापी, हा महाराष्ट्रात फक्त 2च प्रकल्प मंजुरात करण्यात आले। जर केंद्र शासनाने समजा जर जे लहान लहान नदीजोड प्रकल्प जर केले असते तर याचा फायदा नक्कीच हा शेतकऱ्यांना झाला असता चांगल्या प्रकारे। आणि दुसरा एक जो असा आहे सेंद्रिय शेतीबाबतचा निर्णय खरोखर स्वागत करण्यासारखा आहे की चांगला निर्णय घेतला। आणि एक हवामान अनुकूलतेच्या विषयावर त्याच्यावर काही तडजोड व्हायला पाहिजे होती। जसं आपण विमा हा काढलेलाच आहे, पण आज आपण पाहिलं विम्यासाठी किती भानगडी करावं लागतात। त्यांचा पहिली गोष्ट शेतकऱ्यांच्या लक्षात येत नाही की विमाचा आपण क्लेम कसा करावा। जर आपल्या केंद्र सरकारने गुजरात राज्यात जसा जर अकोला जिले में मंगलवार से स्कूल, कॉलेज और हॉस्टल खुल रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा शिक्षण संस्था को खोले जाने की अनुमति दिए जाने के बाद स्कूल, कॉलेज में धीरे धीरे रौनक लौटने लगी है। अकोला जिले में इससे पहले 24 जनवरी को महानगर पालिका क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी जगह स्कूल शुरू करने का प्रशासन ने आदेश दिया था, जिसके बाद आदेशानुसार कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूल शुरू हो गए थे। लेकिन अकोला में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय स्थगित कर दिया गया था। जिलाधिकारी ने कोविड संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में देखते हुए 1 फरवरी से जिले के कृषि विश्वविद्यालयों, अन्य कॉलेज, स्कूल में नियमित कक्षाएं और चरणबद्ध छात्रावास शुरू करने की मंजूरी दे दी है। मनपा क्षेत्र में कोरोना पीड़ितों की संख्या कम हो रही है। कोरोना संक्रमण नियंत्रण में होने के कारण शहर के स्कूलों को फिर से खोल दिया गया है। हालांकि बच्चों को स्कूल भेजने के लिए माता-पिता की सहमति होना जरूरी है। अकोला मनपा चुनाव के लिए प्रशासन द्वारा तैयार किया गया प्रभाग रचना जारी कर दिया गया है। राज्य चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मनपा की प्रभाग रचना को स्थायी समिति हॉल के साथ ही चारों जोनल कार्यालयों में प्रदर्शित। मनपा चुनाव को लेकर प्रशासन एक्टिव हो गया है। पिछली बार मनपा चुनाव के नतीजे फरवरी 2017 में घोषित किए गए थे। ओबीसी आरक्षण और कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण इस साल के चुनाव स्थगित होने की उम्मीद है।
राज्य सरकार द्वारा एक बार फिर से मनपा में बहुसदस्यीय वार्ड प्रणाली को मंजूरी देने और सदस्यों की संख्या बढ़ाने के निर्णय से उम्मीदवारों की उम्मीद भी बढ़ गई है। मनपा प्रशासन ने समय सीमा के भीतर प्रभाग संरचना का ढांचा राज्य चुनाव आयोग को भेज दिया था। राज्य में सभी मनपा के प्रभाग रचना प्राप्त करने के बाद चुनाव आयोग ने प्रभाग के लिए अधिसूचना जारी की। आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त करने से पूर्व प्रथम निर्वाचन क्षेत्र की भौगोलिक सीमाओं को प्रकाशित कर सुनवाई प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए वार्ड रचना की घोषणा की गई है। आपत्ति और सुझाव मांगने की अंतिम तिथि 1 फरवरी से 14 फरवरी है। आपत्ति व सुझाव 16 फरवरी तक राज्य चुनाव आयोग को सौंपे जाएंगे। शहर की सीमा के विस्तार के साथ पिछले चुनाव में वार्डों की संख्या 20 से बढ़कर 30 हो गई, जबकि सदस्यों की संख्या भी 80 से बढ़कर 91 हो गई। अकोला महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2022साठी प्रारूप प्रभाग रचना आज दिनांक 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे। सदरची प्रारूप प्रभाग रचना मनपा संकेतस्थळ, गॅझेट, राजपत्र व तसेच मनपा झोनल कार्यालय या ठिकाणासह महानगरपालिकेच्या मुख्य कार्यालयामध्ये ती स्थायी समितीच्या सभागृहामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आले। यासाठी दिनांक 1 फेब्रुवारी ते दिनांक 14 फेब्रुवारीपर्यंत हरकती व सूचनाचा कालावधी आहे। दुपारी 3 वाजेपर्यंत दिनांक 14 पर्यंत आपल्याला दाखल करता येतील। सध्याच्या प्रारूप प्रभाग रचनेमध्ये एकूण 30 प्रभाग असून त्यातील 29 प्रभाग हे त्रिसदस्यीय आहेत, तर एक प्रभाग हा 4 सदस्यीय आहे। असे एकूण 91 सदस्यासाठी सदरचे प्रभाग हे निवडणुकीसाठी नियुक्त आहेत। यामध्ये एकूण 15 वार्ड हे SC साठी राखीव आहेत, 2 वार्ड हे ST साठी राखीव आहेत, तर 74 वार्ड हे सर्वसाधारण गटासाठी उपलब्ध आहेत। गांव में एक सराफा व्यापारी को चोरी का सोना खरीदने के आरोप में गिरफ्तार करने के बाद स्थानीय अपराध शाखा के एक सहायक पुलिस निरीक्षक सहित 4 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इससे पहले एक पुलिस अधिकारी को भी सस्पेंड किया गया था। मामले में अब तक 6 लोगों को आरोपित किया जा चुका है। इस कार्रवाई से पुलिस सर्कल में हड़कंप मच गया है। कहा जा रहा है कि इसने अकोला में खाकी को कलंकित कर दिया है। विभिन्न अपराधों के आरोपियों को स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसने पुलिस को बताया था कि पुलिस हिरासत के दौरान दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद चोरी का सोना शेगांव के एक सुनार को बेच दिया था। स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने कारोबारी को गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हिरासत में सराफा कारोबारी के साथ मारपीट में घायल हुए सराफा के पैर में गर्म पानी डालकर उसे प्रताड़ित किया गया। पुलिस हिरासत समाप्त होने के बाद अकोला के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान सराफा कारोबारी को जिला पुलिस अधीक्षक के पास स्थानीय अपराध शाखा के अधिकारियों के खिलाफ अप्राकृतिक अत्याचार और अमानवीय पिटाई करने के लिए कार्रवाई की मांग की थी। मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बुल्ढाना ने की। पूछताछ के दौरान शक्ति कामले नाम के एक पुलिस अधिकारी को दोषी पाया गया और निलंबित कर दिया गया। सहायक पुलिस निरीक्षक नितिन चौहान समेत 5 जवानों को पुलिस मुख्यालय में भेज दिया गया। मामले को सराफा व्यापार संघ ने उठाया और मंत्रालय से भी शिकायत की थी। अमरावती सर्कल के विशेष पुलिस महानिरीक्षक चंद्रकिशोर मीणा जहां जिला पुलिस विभाग के वार्षिक निरीक्षण के लिए अकोला में थे, वहीं जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर ने सहायक पुलिस निरीक्षक नितिन चौहान, पुलिस कांस्टेबल वीरेंद्र लाड, चालक दिलीप पवार को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। अब तक एक पुलिस अधिकारी और 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया जा चुका है। इस घटना से पुलिस सर्कल में हड़कंप मच गया है। मंगलवार को अकोला में कोरोना के 166 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1379 पर पहुंच गई है। जनवरी के पहले दिन से ही कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या अकोला कर की चिंता दिन ब दिन बढ़ाती जा रही है। मंगलवार को सरकारी मेडिकल कॉलेज के RT-PCR टेस्ट में 145, प्राइवेट के 12, रैपिड एंटीजन टेस्ट 9, कुल मिला के 166 पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। वहीं इसी दौरान होम आइसोलेशन से 300 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र में जाकर टीका लगवाएं। तीसरी लहर में अब राज्य के कई जिलों में संक्रमण कम होने लगा है, लेकिन बुल्ढाना जिले में संक्रमण बढ़ने से चिंता बढ़ गई है। बुल्ढाना जिले में 2 दिनों में 1422 नए कोरोना मरीज मिले हैं। महीने के बाद बुल्ढाना जिले में इतने अधिक नए मरीज मिले हैं।
बुल्ढाना जिले में कोरोना का प्रकोप जारी है और रोजाना बड़ी संख्या में मरीज मिल रहे हैं। पूरे राज्य में कोरोना के नए मरीज मिल रहे हैं और कुछ जिलों में तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है। इसमें बुल्ढाना जिला भी शामिल है। इस बीच परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजे गए स्वैब के नमूने से सोमवार को रिपोर्ट प्राप्त हुई। मंगलवार को 628 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये तीसरी लहर में मरीजों की सबसे ज्यादा संख्या है और इससे जिले के लोगों की चिंता बढ़ गई है। इस बीच जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है और वर्तमान में जिले में विभिन्न स्थानों पर 3,315 सक्रिय कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। महकर तहसील में सबसे अधिक 415 नए मरीज मिले हैं। राज्य परिवहन निगम के एक कर्मचारी को अगवा कर उसके साथ मारपीट की घटना सामने आई है। जख्मी कर्मचारी को अकोला विभाग में नियुक्ति के लिए 26 जनवरी को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आत्मदाह की चेतावनी दी थी, लेकिन इस बीच अज्ञात आरोपियों ने उसे अगवा करके अमरावती जिले में मारपीट की थी। अस्पताल से छूटने के बाद उसने इस बारे में बताया। एसटी निगम के चालक उल्लास खराटे का तबादला कर दिया गया और उन्हें नई जगह कार्यभार नहीं दिया गया था, जिसके बाद उसने प्रनियुक्ति आदेश को निरस्त करने की मांग को लेकर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने खुद को आग लगाने की चेतावनी दी थी। मंगलवार 24 जनवरी की सुबह करीब 11 बजे वो अपने संबंधियों के पास बोरगांव खुर्द गया था। बाद में वहीं से अकोला लौटते समय काटेपुरना फाटा के पास कुछ लोगों ने उस पर हमला किया। इस हमले के बाद जख्मी अवस्था में वो अस्पताल के पास नंदगांव पेट पुलिस थाना अंतर्गत के वन क्षेत्र में पड़ा था। नागरिकों की मदद से इस बात की जानकारी पुलिस को मिली, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अमरावती के एरविन अस्पताल में ले जाया गया। एसटी कर्मचारी उल्लास खराटे वर्धा विभाग के आरवी डिपो में एसटी चालक के पद पर कार्यरत था। इससे पहले एसटी कर्मचारी खराटे समेत 6 कर्मचारी अकोला जिलाधिकारी कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठे थे। खराटे ने 26 जनवरी को आत्मदाह की चेतावनी दी थी, क्योंकि एसटी प्रशासन ने मांगों को पूरा करने का वादा किया था, लेकिन वादा पूरा नहीं किया था और अब उस पर हमले की घटना से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। उल्हास महादेवराव खराटे, मी एक चालक आहे, आगार क्रमांक 1ला कामगिरीवर आहे। मी 24 तारखेला DC ऑफिसला गेले असता माझी चर्चासाठी पोलीस स्टेशन खंडारे साहेबांनी पाठवलं होतं 24 तारखेला। तर मी तिथं जाऊन भेटलो, तर तसं काही मला चर्चेचं काही समजलं नाही। तरी मी मध्ये आलो, तिथून मी बोरगाव खुर्दला गेलो एका गाडीने। माझे रिश्तेदार, मी पैसे मागितले होते त्यांना, तर मग तिथं रात्रभर मुक्काम केला। 25ला जेवण करून मी पातूर फाट्यावर आलो त्यांच्याच मोटरसायकलने। मग त्यांना पाठवून दिलं, त्यांना काम होत होतं। पण माझ्या संग एक थांबल्यावर रोडवरती एक मारुती व्हॅन आली, ओमनी म्हणून। तर त्यांनी मला हात न दाखवता थांबले माझ्यापाशी। काय जा रे? मला अकोला बैठो बोले। बसल्याबरोबर मला त्यांनी चाकू लावला तर माझे झटपट थोडी झाली, तर त्यांनी एका जणाने पोतं टाकलं माझ्या डोक्यामध्ये। असे ते 4 जण होते, गाडी चालक आणि हे 3 जण, मोठे 6.5-7 फुटाचे होते आणि मराठवाड्यावरून भाषा होती त्यांची। आणि त्यांनी एकच वाक्य वापरलं आहे, मैडम को तबलीग दे रहा साले, DC मैडम को तबलीग दे रहा, आत्मदान कैसा करता हम भी देखे। मग तेव्हा पूर्णपणे बेशूज झालं। तर मला पोलीस स्टेशननी कधी दवाखान्यामध्ये नेलं, काय नेलं हे मला अजून पण माहिती नाही। तर इरविन हॉस्पिटलमध्ये मला ॲडमिट ठेवलं 2 दिवस आणि नंतर मी सुट्टी होऊन इथं आलो, सुखरूप आलो। तरी सर, माझं मीडियाला एकच मागणी आहे का जे आहे ते मला न्याय मिळवून देण्यात यावा आणि ज्याच्यावर म्हणजे योग्य स्थितीत त्यांच्यावर कारवाई करणे। आज माझा पुनर्जन्म झालेला आहे। मी माझ्या लेकराबाळातून सुटलेलं होतं आणि जंगलामध्ये नेऊन टाकलं। उद्या काही मला कुत्रे, वाघ, काही साप, काहीतरी होत होतं। एक देवाची कृपा म्हणून मी इथपर्यंत वाचलो म्हणून आलेलो आहे, म्हणून हे तुम्हाला बाईट देऊन राहिलो। तरी तुम्ही माझ्यावर हेच एक मेहरबानी करा का मला न्याय मिळवून द्या, दुसरं काहीच नाही। एसटी कर्मचाऱ्याला सर्वांना एक सहानुभूती वाटली पाहिजे का खरं मीडियावाल्यांनी न्याय दिला, असं एवढे बोलून मी। बुल्ढाना जिले में अवैध तरीके से चल रहे बायोडीजल पंप चालकों को आपूर्ति विभाग ने नोटिस भेजा है। बिना अनुमति के चल रहे 9 बायोडीजल पंप को सील किया गया है। आपूर्ति विभाग के एक्शन में आने के बाद
अब इन पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बुल्ढाना जिले में मुख्य रूप से राष्ट्रीय महामार्ग पर अवैध रूप से मिलावटी बायोडीजल बेचने के लिए पंप लगाए गए हैं। इन बायोडीजल पंपों को जिला आपूर्ति विभाग द्वारा कोई अनुमति नहीं दी गई है। मलकापुर तहसील में 9 बायोडीजल पंप ऑपरेटरों को जांच के बाद नोटिस जारी किया गया कि बिक्री बिना लाइसेंस के मिलावटी बायोडीजल का काम शुरू हो गया है। बुल्ढाना जिले में पिछले कई महीने से बिना अनुमति के बायोडीजल की बिक्री चल रही है। अब इन पेट्रोल पंप मालिकों के खिलाफ आपूर्ति विभाग एक्टिव हो गया है। मलकापूर तहसील कार्यालयाच्या टीमने मलकापूर तालुक्यात हायवेवरील एकूण 9 ठिकाणी आकस्मिक भेटी देऊन पाहणी केली होती। त्याच्यामध्ये 9 ठिकाणी बायोडिझेल किंवा ज्वलनशील पदार्थ विक्री करण्याच्या उद्देशाने पंप सेट तयार करून तो जो सेटअप लावलेला त्यांना आढळून आला। त्या आधारावर त्यांनी संबंधितांकडे परवानगीची मागणी केली। त्यांच्याकडे कोणत्याच प्रकारची परवानगी नव्हती। त्यामुळे त्यांनी ते 9 ठिकाणी ते सदर पंप सेट सील केलेले आहेत। पुरवठा कार्यालयाने त्यांना नोटीस काढलेली आहे। त्यांचा खुलासा बोललेला आहे। त्यांचा खुलासा प्राप्त होताच त्याचा पडताळणी करण्यात येईल आणि नंतर नियमानुसार जी काही कारवाई करणे अपेक्षित आहे ती कारवाई ह्या कार्यालयामार्फत करण्यात येईल। भाजपा बनाम कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले द्वारा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले पर बार बार हमला किए जाने पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय राठौड़ ने चंद्रशेखर बावनकुले पर जमकर प्रहार किया है। चंद्रशेखर बावनकुळेंनी काय स्टेटमेंट केलं, मागणी केली की सोनियाजींकडे नाना भाऊ पटोले यांच्यावर कारवाई करण्याबाबत। कोण बावनकुळे, त्यांना बोलण्याचा काय अधिकार? आमच्या पक्षातला आम्ही बघू, तुम्हाला त्याच्याबद्दल बोलण्याचा काही अधिकार नाही आहे। आणि काय चुकीचं बोललं नाना भाऊ चुकीचं काही बोललेलं नाही। त्यांच्या एखादा शब्द चुकीचा निघून गेला असेल पण गांधीजींची हत्या ही त्या गोडसेनेच केली। आणि गोडसे कोण होता? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा कार्यकर्ता होता। त्याच्या पाठीमागे कोण कोण होते हे सगळ्या देशाला माहीत आहे, पुन्हा जगाला माहीत आहे। त्यामुळं गांधीजींना हत्या जी आहे ती कोणी केलेली आहे सर्वांना माहीत आहे। ठीक आहे, चुकून एखादा शब्द निघाला असेल नाना भाऊंच्या तोंडातून, आता त्या दिवशी मोदींच्या तोंडातून शब्द निघाला, बेटी बचाव बेटी काय ते पटाव, असा शब्दानुशब्द असतो तो। अकोला कृषि उत्पन्न बाजार समिति में तुअर की आवक बढ़ रही है। अकोला के बाजार में तुअर को 6,500 से अधिक का भाव मिल रहा है, जिससे बाजार में तुअर की आवक भी बढ़ गई है। इस साल बाजार में तेजी पर किसान संतोष व्यक्त कर रहे हैं। शुरुआत में सोयाबीन की रिकॉर्ड कीमत रही, उसके बाद सफेद सोना कहे जाने वाले कपास को भी बाजार में अच्छा भाव मिल रहा है, जिससे जिले के किसान खुश है। अब खरीफ सीजन की आखिरी फसल तुअर की कीमतें भी अच्छी है। कीमतें बेहतर मिलने से किसान बेचने के लिए इच्छुक है। वैसे अभी तुअर की शुरुआत बिक्री ही हो रही है। आने वाले समय में पूरा उत्पादन तैयार होने पर आवक और भी बढ़ेगी। सरकारी खरीदी केंद्र में ऑनलाइन पंजीकरण अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन खुले बाजार में बेहतर दाम मिलने से किसान ऑनलाइन पंजीकरण करने के बजाय बाजार में सीधे व्यापारियों को अपनी उपज बेच रहे हैं। खुले बाजार में 6,000 रुपए की औसत कीमत मिलने से किसान समय पर अपनी फसल बेच रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में तुअर की कीमत और भी बढ़ेगी। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए वैक्सीनेशन मुहिम को गति देने के दृष्टिकोण से अकोला की जिलाधिकारी नीमा अरोड़ा ने शहर के कोचिंग क्लासेस संचालकों के साथ बैठक की। इस दौरान 15 से 18 के किशोरों के वैक्सीनेशन पर दिशा निर्देश दिया गया। अकोला जिला पश्चिम विदर्भ में शिक्षा के केंद्र के रूप में जाना जाता है। वाशिम, बुल्ढाना और आसपास से बड़ी संख्या में छात्र पढ़ाई के लिए अकोला आते हैं। छात्रों की संख्या को देखते हुए अकोला में कई कोचिंग क्लास शुरू की गई हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से अकोला में कोचिंग क्लासेस पर भी असर पड़ा है। हालांकि अब संक्रमण कम होने से कोचिंग क्लासेस फिर से शुरू हो रही है। इन कोचिंग कक्षाओं में आने वाले विद्यार्थियों का 100% टीकाकरण के उद्देश्य से कोचिंग कक्षाओं में टीकाकरण केंद्र उपलब्ध कराकर विद्यार्थियों का टीकाकरण किया जाएगा। इस संबंध में जिलाधिकारी नीमा अरोड़ा ने कोचिंग क्लास संचालकों के साथ बैठक कर टीकाकरण के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन कोचिंग क्लासेस का 100% टीकाकरण नहीं हुआ है उन पर कार्रवाई की जाएगी। लसीकरणाकरता वयोगट 15 ते 18 या दरम्यानच्या वयोगटातील लसीकरणाचे काम गतीनं करण्याच्या दृष्टिकोनातून माननीय जिल्हाधिकारी नीमा अरोरा मॅडम यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज
कोचिंग क्लासेसच्या संचालकांची बैठक घेण्यात आली आणि कोचिंग क्लासेसवर लसीकरण केंद्र देऊन तिथल्या लसीकरण पूर्ण त्या ठिकाणी करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे उद्या सर्व स्थानिक मुख्याध्यापकांना एकत्रित करून 9वी 10वीच्या मुलांची सुद्धा आम्ही त्या ठिकाणी लसीकरण करून घेणार आहोत. आणि उद्या 1 तारखेपासून जे महाविद्यालय आता सुरू केलेलं आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा आम्ही ज्यांना 2 डोस पूर्ण झालेले आहेत अशांना ऑफलाईन पद्धतीने प्रवेश द्यावा आणि डोस नसेल झाले तर त्यांनी ऑनलाईन पद्धतीने कराव्या अशा राज्य शासनाच्या गाईडलाईन्स आहेत त्यासुद्धा इश्यू केलेल्या आहेत. म्हणजे या दरम्यानचं जे आमचं 50% काम बाकी राहिलं तर येत्या 8 ते 10 दिवसामध्ये हे काम पूर्ण करण्याचा आमचा प्रयत्न या ठिकाणी आहे. राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत चुनाव के लिए प्रभाग सीमा निश्चित करने के लिए नया प्रभाग रचना कार्यक्रम घोषित किया गया है. अकोला जिले में 274 ग्राम पंचायत प्रभाग के लिए जारी किए गए कार्यक्रम पर अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो 4 मार्च तक शिकायत कर सकते हैं. वार्ड निर्माण कार्यक्रम के अनुसार ड्राफ्ट वार्ड का गठन किया गया जो 25 फरवरी 2022 को जारी होगा और इस पर अगर कोई आपत्ति है तो उसे 4 मार्च तक दाखिल करने का समय दिया गया है, जिस पर 29 मार्च को निर्णय दिया जाएगा और उसके बाद अंतिम वार्ड रचना प्रकाशित की जाएगी. वार्ड निर्माण कार्यक्रम के अनुसार जिले के 274 ग्राम पंचायत वार्डों की सीमाएं दिसंबर 2022 तक है. तेल्हारा तहसील में 23, अकोट तहसील में 44, मूर्तिजापुर तहसील में 51, अकोला तहसील में 54, बालापुर तहसील में 27, बार्शी टाकली तहसील में 47, पातुर तहसील में 28 और इस तरह से जिले में कुल 274 ग्राम पंचायत के प्रभाग रहने वाले हैं.